हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन GS 1, 2, 3 एंड 4 से बिलोंग करते हैं। कहाँ पे पोस्ट करेंगे? हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग उन दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जिसके बाद नाइट में उन पे डिस्कशन होता है। जहाँ तक संडे की बात है, तो संडे को हम लोग ऐसे राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं, जो ऐसे आप अटेम्प्ट करते हैं, तो इनको पीयर इवैल्यूएशन के लिए आप सबमिट कर सकते हो। कहाँ पे आपको सबमिट करना है? हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवैल्यूएशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने आंसर्स को पीयर इवैल्यूएशन के लिए सबमिट कर सकते हो और इसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब देखिए, आज का जो सेशन है इसमें हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं और ये दोनों क्वेश्चन GS 4 एथिक्स से बिलोंग करते हैं, ठीक है। दोनों ही 10 मार्कर हैं। 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई इशू होता है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूंगा। अब देखिए, जब हम एथिक्स के आंसर्स लिखते हैं ना, तो हमेशा आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि जब हम 10 मार्कर की बात करते हैं तो काफ़ी ब्रीफ में आपको इनको लिखना होगा, क्योंकि अगर आप इनको ज़्यादा टाइम देंगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। ये पहली बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि एग्जाम्पल्स, आप जितने एग्जाम्पल दे सकते हैं उतने दीजिए, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए कि हर आंसर में 3 से 4 एग्जाम्पल आपके होने चाहिए, तो मान के चलो कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इस चीज़ पे भी आपको फोकस करना होगा। ये पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है। समझ में आ गया? और देखिए, कोशिश करिए, जैसे 10 मार्कर के लिए आपको इतना स्पेस मिलता है, इतना तो क्वेश्चन ही होता है, तो यहीं तक ख़त्म कर दो, ठीक है। पूरा लिखोगे तो आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा और बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम कम मिलेगा, क्योंकि पेपर काफ़ी लेंदी होता है, ठीक है। तो ऐसी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 10 मार्कर है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल एटीट्यूड? हमारे सिलेबस का पार्ट है, उसी पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पॉलिटिकल एटीट्यूड होता है, जो राजनीतिक दृष्टिकोण होता है, उससे आप क्या समझते हो। ऑल्सो हाईलाइट फैक्टर्स विच शेप द पॉलिटिकल एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन। तो देखिए, इस क्वेश्चन में 2 पार्ट आपको साफ साफ दिख रहे होंगे। सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना होगा, डेफिनेशन बतानी होगी कि पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होता है। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड करता है वो भी आपको बताना होगा। ये सेकंड पार्ट है, सबसे एंड में आप कंक्लूड कर दोगे। तो क्या इसके डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे? सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करो और उसी में डिफाइन कर दो कि पॉलिटिकल एटीट्यूड, राजनीतिक दृष्टिकोण क्या होता है, क्या फैक्टर्स हैं एंड क्या कंक्लूजन होगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी आसान लग रहा है और सभी लोग इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर भी लेंगे। तो 200 से ज़्यादा मार्क्स कैसे पाए जाए? तो इसके लिए देखिए, आपको एग्जाम्पल्स देने होंगे। मैं बार बार कहता हूं कि जब भी हम एथिक्स की बात करते हैं तो उसमें एग्जाम्पल्स आने चाहिए। सोसाइटी की बात करते हैं तो उसमें एग्जाम्पल्स आने चाहिए, उसका अलग ही एक इफेक्ट होता है। अब देखिए, इस क्वेश्चन की डिमांड तो हमने देख ली। अब बात आती है कि पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होता है। तो देखिए, कभी आपने सुना है या कभी सोचा है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा अच्छी है? कांग्रेस अच्छी है कि बीजेपी अच्छी है, या समाजवादी पार्टी अच्छी है, या फिर बहुजन समाज पार्टी अच्छी है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कौन सी पार्टी अच्छी है और कौन सी खराब है? तो इस तरह का जो आपका बिलीफ होता है ना, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? पॉलिटिकल एटीट्यूड। मीन्स एटीट्यूड दैट यू होल्ड टूवर्ड्स पॉलिटिकल इश्यूज, आइडियोलॉजीज। सोशलिज्म क्या होता है, क्या वो सही है? कैपिटलिज्म क्या होता है, क्या वो सही है? तो इस तरह के जो इश्यूज पे आपकी ओपिनियन क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, ये होता है पॉलिटिकल एटीट्यूड। एग्जाम्पल दे दो। अभी काफ़ी ये डिबेट चलती है कि भाई इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसको हटा के
प्रेसिडेंशियल सिस्टम कर देना चाहिए। तो इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या आपकी ओपिनियन है, क्या आपका एटीट्यूड है, यही कहलाया जाएगा पॉलिटिकल एटीट्यूड। मतलब जो पॉलिटिकल पर्सन है, पार्टी है, आइडियोलॉजी है, तो उसके बारे में आपकी क्या लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है। फॉर एग्जाम्पल भाई मोदी जी ज़्यादा अच्छे हैं कि राहुल गांधी ज़्यादा अच्छे हैं, प्रियंका गांधी ज़्यादा अच्छी है। तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस आपके माइंड में आ सकते हैं और यही सब होता है पॉलिटिकल एटीट्यूड। रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये भी एग्जाम्पल दे सकते हो। तो सिंपल सी बात यह कि डिफाइन करो, उसके बाद आपको उसका एग्जाम्पल जरूर देना होगा। ठीक है, मैं बार बार फोकस कर रहा हूं एग्जाम्पल के ऊपर। अब इसके बाद कहा गया है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। देखिए बहुत ही आसान सी चीज है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करने में मदद करते हैं कि आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होगा। देखिए सबसे पहली बात तो आती है फैमिली। देखिए अक्सर आपने देखा होगा कि यार हमारा तो पूरा परिवार ही कांग्रेसी है या पूरा ही बीजेपी है, हम तो कुछ भी हो जाए या तो बीजेपी को वोट देंगे या फिर कांग्रेस को वोट देंगे। क्यों? क्योंकि शुरू से चला आ रहा है। तो बेसिकली आप जिस फैमिली में रहते हो तो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वही आपके ओपिनियन को, आपके एटीट्यूड को शेप करता है। तो फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। सिमिलरली इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। देखिए अगर कोई बंदा गरीब है, वो पुअर है, तो वो किस पार्टी को वोट देगा? जो सोशलिज्म की बात करती है, जो सब्सिडी की बात करती है। जो रिच होगा वो किसको वोट देगा? जो कैपिटलिज्म की बात करती है। ठीक है, तो ये भी चीज यहां पे डिपेंड करती है। देन पीयर ग्रुप, जैसे हमने बात की फैमिली की, वैसे ही जो आपके दोस्त लोग हैं, आप किन के साथ रहते हो, किन के साथ आपका मेल जोल है, उस पर भी डिपेंड करता है। किस तरह से? देखिए जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हो, मान लो कोई आपका बहुत ही खास दोस्त है, उसकी आप रिस्पेक्ट करते हो, तो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मान लो वो एक्स पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा मानता है, तो आप भी उसी को मानने लगोगे। क्यों भाई? अच्छे दोस्त तो उसकी रिस्पेक्ट आप करते हो। तो पीयर ग्रुप का फर्क पड़ता है, एजुकेशन का फर्क पड़ता है कि किस तरह का सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, वो चीज़ आप लिख सकते हो। देन रिलीजन, देखिए जो रिलीजन है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब जो पॉलिटिकल पार्टी आपको ऐसा लगता है कि आपके रिलीजन को आगे लेके जाएगी या आपको सपोर्ट कर रही है, आपके धर्म को सपोर्ट कर रही है, तो ऐसा देखने को मिलता है कि आप उसी को वोट दोगे आप। ठीक है, ये लिख सकते हो। देन पॉलिटिकल पार्टीज, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज समय समय पे नए नए तरीके निकालती हैं कि वो कुछ नया एजेंडा आपके सामने दे दे, ताकि जो आपकी जो ओपिनियन है उसको शेप कर सके। जैसे अभी रिसेंटली देखो कांग्रेस ने क्या किया यूपी में कि भाई 40% जो टिकट्स हैं ये हम फीमेल कैंडिडेट्स को देंगे। तो बेसिकली एक नया इशू दे दिया। तो इससे कुछ लोग जो इस मूव से सहमत होंगे, जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते होंगे, वो उनको ये मूव अच्छा लगेगा, हो सकता है वो उस पार्टी को वोट देंगे, वोट दे दें। ठीक है, तो ये चीज़ आती है। देन किस रीजन से आप बिलोंग करते हो, क्या वो पॉलिटिकल पार्टी भी आपके एरिया से ही है? क्योंकि अगर आप कॉमन एरिया से आते हो तो कॉमन हिस्ट्री होती है, इशू आप समझ सकते हो। कास्ट, क्या आपकी रेस है, ये सब फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। जैसे कि यूपी में देख लो, ठीक है, समाजवादी पार्टी हो गई, बहुजन समाज पार्टी हो गई, ये बेसिकली कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ज़्यादा होती है यहाँ पे। देन एज एंड जेंडर, देखो एज जनरली ऐसा देखा गया है कि जो एल्डर पीपल हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो कंजर्वेटिव होते हैं, वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करते हैं। जबकि जो यंगर जनरेशन है, जो जवान खून है, वो रेडिकल चेंजेस की बात करता है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी इनको ये ऑफर करेगी, ऐसा हो सकता है कि उसको वोट दे। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने होंगे। एंड सबसे एंड में सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोगों के थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। जो बीजेपी 2014 में उसकी जो जीत हुई थी, उसमें सोशल मीडिया कैंपेन का बहुत बड़ा रोल माना जा रहा है। काफ़ी लोगों का यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेन रोल प्ले किया था सोशल मीडिया कैंपेन ने। तो सोशल मीडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये भी आपके आंसर में आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। एग्जाम्पल लिखिए, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब बात आती है कंक्लूजन की। तो देखिए आपका जो पॉलिटिकल एटीट्यूड है वो किस तरह का होना चाहिए, ये आप सजेस्ट कर सकते हो। तो बेसिकली जो पॉलिटिकल एटीट्यूड है वो नेशन के जो इंटरेस्ट हैं उसके साथ अलाइन होना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा कि हमारे नेशन का इंटरेस्ट क्या है? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को जो प्रमोट करता है, उसी को आप वोट दो। ठीक है, उसी के प्रति जो आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड है वो अलाइन होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा कंक्लूजन। समझ में आ गया?
अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, और ये जो क्वेश्चन है ये भी एक 10 मार्कर है और इसमें पूछा गया है पब्लिक फंड्स। देखिए करप्शन बहुत बड़ा इशू है और करप्शन पे क्वेश्चन कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एथिक्स का क्वेश्चन है तो आप इसमें बाकी जो जीएस की नॉलेज नहीं डाल सकते, आप डाल सकते हो, बट थोड़ी टर्म्स जो है आपकी एथिकल होनी चाहिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स मस्ट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी एग्जामिन। इसको आपको एग्जामिन करना है। देखिए स्टेटमेंट तो एकदम सही है और ऐसा होना भी चाहिए कि जो पब्लिक फंड्स हैं उसको सही से हमको यूटिलाइज करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए एंड एफिशिएंटली इनका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। देखिए इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, एक वेलफेयर नेशन है और हमेशा हमारे पास जो फंड्स हैं उनका कंस्ट्रेंट हमेशा बना होता है। तो जो फंड्स हमारे पास हैं उनको सही जगह पे हमें यूज करना है। हमें इस चीज को भी इंश्योर करना होगा कि किसी भी तरह का डाइवर्जन ना हो, किसी भी तरह का करप्शन ना हो, किसी भी तरह का वेस्टेज ना हो। मतलब एफिशिएंसी हमें मेंटेन करनी होगी और अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको अकाउंटेबल भी आपको बनाना होगा। उसको इस चीज का पता होना चाहिए कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो यही बातें यहां पे सामने आ रही हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, तो इन्हीं को आपको एक्सप्लेन करना होगा। देखिए सबसे पहले क्या करोगे, आप इंट्रोड्यूस करोगे, उसमें आप बता दो कि पब्लिक फंड्स क्या होते हैं और उनका यूटिलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों उनको सही से आपको यूटिलाइज करना है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। देन ये जो तीनों प्रिंसिपल है इनके लिए एक अलग अलग हेडिंग दे दो और सब में 2-3 पॉइंट डाल दो कि ऐसा करने से क्या होगा, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, क्या रोल ये प्ले करते हैं, और यही इस क्वेश्चन की डिमांड है। और कुछ एग्जांपल्स, कुछ सॉल्यूशंस आपको यहां पे देने होंगे, ठीक है। समझ में आ गया। देख लें इसका स्ट्रक्चर क्या है, आपके सामने है कि सबसे पहले इंट्रोड्यूस करो क्या मुद्दे हैं, क्यों ये सवाल पूछा गया है कि भाई क्यों हमें एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना होगा, तो बता दो कि करप्शन वगैरह हो सकता है, वो जो मैंने आपको बताया, तो 1-2 लाइन में इसको लिख सकते हो। देन इन तीनों का रोल बता दो और सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा। देखिए पब्लिक फंड्स क्या होते हैं, बेसिकली गवर्नमेंट के पास होंगे पब्लिक फंड्स। पब्लिक के फंड्स जो टैक्स के माध्यम से गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, तो बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो इसकी कस्टोडियन होती है, ओनर नहीं होती है। ये हमारा पैसा है, तो जब हमने पैसा दिया है तो ये हमारे लिए ही यूज होना चाहिए, और जब ये हमारा पैसा है, हमारे लिए यूज होना चाहिए, तो हम ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि सही से यूज हो, इसमें किसी भी तरह का करप्शन ना हो, किसी भी तरह का डाइवर्जन ना हो। जैसे कि मान लो बहुत ही क्रूशियल इशू है पॉवर्टी, एक एरिया ऐसा है जहां पे सभी लोग पुअर हैं, ठीक है, मान लो कि आदिवासी हैं, और गवर्नमेंट वहां पे क्या कर रही है, पॉवर्टी एलिवेशन की जगह क्या कर रही है, वहां पे किसी संत या महात्मा की बहुत बड़ा स्टेचू बना दिया, करोड़ों रुपए खर्च उसमें कर दिए, तो क्या वो चीज सही है? डेफिनेटली वो चीज सही नहीं है, ठीक है। तो डाइवर्जन को भी आपको रोकना होगा, सही जगह पे पैसा जो है वो यूटिलाइज होना चाहिए, और यही चीज आपको लिखनी होगी इंट्रोडक्शन में कि जुडिशियस यूज होना चाहिए, क्योंकि रिसोर्सेस कम है, जरूरतें हमारी ज्यादा है, तो सही जगह पे पैसा यूज होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इशू क्या आते हैं, इशू ये आते हैं कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि इंडिया में फंड्स का यूटिलाइजेशन है वो इनएफिशिएंट होता है। काफी सारे एग्जांपल है, करप्शन वगैरह होता है, या आप 2G इन सब की बात कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए इन तीनों प्रिंसिपल को हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, देखिए ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि पब्लिक को पता है कि जो उनका जो पैसा है वो कितना गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट ने किस स्कीम में लगाया है, उसका क्या आउटपुट, क्या आउटकम आ रहा है। तो ये होती है ट्रांसपेरेंसी, हर चीज आपके सामने है, कोई भी चीज आपसे छुपी हुई नहीं है। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, सोसाइटी में ट्रस्ट होगा, तो सिटीजन एंड जो गवर्नमेंट है उनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रेंथन होगी और डेमोक्रेसी और वाइब्रेंट होगी। और अगर ऐसा होगा तो लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, और लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो आप मान के चलिए कि डेमोक्रेसी आपकी और ज्यादा वाइब्रेंट हो जाएगी, ठीक है। मतलब देखिए ट्रांसपेरेंसी कब नहीं होती है, जब करप्शन होता है, तब चीजें छुपाई जाती हैं। तो अगर सब चीज क्रिस्टल क्लियर है, आपके सामने पूरे रिकॉर्ड्स हैं, तो उसमें करप्शन होना काफी मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप यहां पे लिख सकते हैं। देखिए ट्रांसपेरेंसी होगी, सब लोगों के साथ बैठ के आप डिस्कशन कर रहे हो, डिबेट कर रहे हो कि पॉलिसी कौन सी होनी चाहिए, कहां पे हमको पैसा लगाना है, तो इससे इंक्लूसिवनेस आ गई,
आएगी, जिनको ज़रूरत है उनके लिए पॉलिसी बनेगी, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। अगला क्या है, देखिए ट्रांसपेरेंसी। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है ट्रांसपेरेंसी के लिए? बजट होता है, आपको पता है, बजट में सब चीज़ें मेंशन होती है। देन पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इनका एग्जांपल आप यहाँ पे दे सकते हो। इसके बाद सेकंड क्या है, अकाउंटेबिलिटी। भाई अगर जिसके पास पैसा है, जो इसको स्पेंड कर रहा है, तो उसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए कि भाई सही से पैसा यूटिलाइज होना चाहिए, किसी भी तरह का करप्शन नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो इससे क्या होगा, इससे एक तो इंटीग्रिटी बढ़ेगी, दूसरी बात जो फंड्स है वो सही जगह उनका यूज होगा। ठीक है, आप पॉलिसी को एग्जामिन कर सकते हो कि वो एफिशिएंट है कि नहीं है, क्योंकि अगर आउटकम नहीं आएगा तो जिम्मेदारी आपकी है, आपकी जवाबदेही तय होगी कि भाई क्यों पैसा सही जगह यूज नहीं हुआ है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे लिखनी होगी। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। लास्ट वन इज एफिशिएंसी। देखिए मैंने आपको बताया था कि फंड्स जो हैं, फंड्स काफ़ी कम है, बट जो हमारी नीड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, और गवर्नमेंट का ये रोल होता है कि बेसिक मिनिमम सर्विसेज तो आपको प्रोवाइड करवानी ही है। तो जब ऐसी सिचुएशन है कि फंड्स कम है और नीड्स ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली बात ये होती है कि जितना भी फंड आप यूज़ कर रहे हो वो एफिशिएंटली उसका यूज हो, मतलब हर पैसे का सही से इस्तेमाल होना चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, मतलब मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट आपको देना होगा। अगर ऐसा होगा तो जो आपके फिजिकल आउटकम्स होंगे वो काफ़ी अच्छे से आप उनको मैनेज कर सकते हो। देखिए इससे पहले हमने बात की थी अकाउंटेबिलिटी, तो इसका एग्जांपल आप यहाँ पे सीएजी को दे सकते हो ना। सीएजी उसका काम यही है, ऑडिट करना। तो ये पॉइंट मैंने आपको बताना भूल गया था। जहाँ तक एफिशिएंसी की बात है, आप FRBM एक्ट की बात कर सकते हो। ठीक है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है जो आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके अलावा आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात कर सकते हो, आप आधार की बात कर सकते हो। तो ये सब इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की डिमांड है, ये हमने यहाँ पे देख ली है। अब आता है कंक्लूजन। तो देखिए क्या करो, किस तरह से इसको फर्दर इंप्रूव कर सकते हो। आप गुड गवर्नेंस की बात कर सकते हो, आप डिजिटल इंडिया की बात कर सकते हो, सोशल ऑडिट, RTI, सिटीजन चार्टर, इन सब की बात आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो कंक्लूजन काफ़ी आसान है, और देखिए क्वेश्चन भी आसान है, बट किस तरह से आपको इनको लिखना है, किस तरह से एग्जाम्पल्स आपको मेंशन करने हैं, वही चीज़ है जिस पे आपके मार्क्स डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अब हम आते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जहाँ पे हम लर्नर की आंसर शीट को डिस्कस करते हैं। उसका पर्पस क्या है कि आपको पता चल जाए कि कौन सी मिस्टेक्स हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं, ताकि आप ना करें। दूसरी बात, स्कोप ऑफ इम्प्रोवाइजेशन, कहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी आपको पता लग जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ताकि एकदम क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें इन्होंने पॉलिटिकल एटीट्यूड को डिफाइन किया है, और काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया है, उसका एग्जाम्पल भी दिया है, बहुत अच्छी बात है। देन ये भी बताया है कि कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं, तो ये पॉइंट भी आपका काफ़ी सही है। और देखिए इन्होंने सबसे अच्छी बात क्या की है, नीचे जो फिगर है ना उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा है कि ये फिगर किस लिए है। तो ये हैबिट हमेशा बनाइए, जो भी फिगर बनाते हैं उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद फैक्टर्स बताए हैं, जैसे कि रिलीजन, ये अच्छी बात है। बट देखो एक इशू जो मुझे लगा वो क्या है कि यहाँ पे ना आपने काफ़ी स्पेस छोड़ दिया, तो ऐसा मत करो। ठीक है, पूरा का पूरा स्पेस आपको यूज़ करना है, क्योंकि देखिए वैसे ही स्पेस की कमी होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका स्ट्रक्चर है, जो प्रेजेंटेशन है, उसको थोड़ा आपको इंप्रूव करना होगा। ठीक है, बाकी रिलीजन अच्छा फैक्टर है, एज, इकोनॉमिक स्टेटस ये भी अच्छा है। ठीक है, फैमिली, जेंडर, रेजिडेंस, ये सारे अच्छे पॉइंट आपने यहाँ पे लिखे, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर भी लिए हैं और नेट पे आपको मिल भी जाएंगे। ठीक है, फिर क्या लिखा है कि फॉर हेल्दी डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग इट इज असेंशियल दैट एनी एम्बिग्विटी सराउंडिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इज रिमूव्ड। अब देखो ये जो कंक्लूजन है थोड़ा अच्छा हो सकता था, कुछ पॉजिटिव नोट पे आप एंड करते कि जो एटीट्यूड है वो अलोंग कॉन्स्टिट्यूशनल लाइंस पे होना चाहिए, नेशनल लाइंस पे होना चाहिए, तो वो सब बातें आप यहाँ पे कर सकते थे। तो यही एक चीज़ है जो थोड़ी मुझे लगी कि जहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो। बाकी ठीक है, थोड़ा स्पेस ना ओपन, मतलब ब्लैंक स्पेस मत छोड़िए, क्योंकि उससे एक अलग इम्पैक्ट आता है ना, तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी होगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आता है सेकेंड क्वेश्चन। इसमें इन्होंने ये बताया है कि डेवलपमेंट के लिए इफेक्टिव यूटिलाइजेशन आपको करना होगा, तो इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। देन इन्होंने हेडिंग डाली है, तो वो जो क्वेश्चन है वो पूरा रिपीट कर दिया है। देखो ऐसा नहीं करना है,
आपको क्वेश्चन रिपीट नहीं करना है। आप सिंपल 3 हेडिंग यहाँ पे दे सकते थे, ब्रेक कर लो, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। क्वेश्चन को मत रिपीट करो कि यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स मस्ट फॉलो दीज प्रिंसिपल्स, ऐसा मत करो, अलग अलग उनको मेंशन करो। देन आपने ट्रांसपेरेंसी को बताया है, अकाउंटेबिलिटी को बताया है, एफिशिएंसी को बताया है। पर देखिए थोड़ा सा ना आपको और पॉइंट यहाँ पे लिखने होंगे, जैसे कि आपने एग्जाम्पल दिया है डिजिटलाइजेशन का, तो ऐसे ही और एग्जाम्पल आपको बाकी जगह भी देने चाहिए। कुछ और पॉइंट्स आपको यहाँ पे ऐड करने चाहिए कि भाई करप्शन वगैरह नहीं होगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, जो डेमोक्रेसी वो स्ट्रेंथन होगी, ठीक है। तो कंटेंट एनरिचमेंट आपको करना होगा, थोड़ा सा इलेबोरेशन की जरूरत है, ठीक है। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। इसके बाद आपने कंक्लूड किया है और वही बात है, आपने सोल्यूशन दिए हैं सीवीसी, आरटीआई, तो बहुत अच्छा आपने यहाँ पे कंक्लूजन लिखा है। और मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा इसको शॉर्ट में कीजिए, 2 से 3 लाइन का काफ़ी है, ठीक है, इससे बड़ा मत लिखा करिए। तो मेन ऑब्जर्वेशन क्या है कि कंटेंट आपको एनरिच करना होगा, आपको एग्जांपल्स देने होंगे, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो, और जो क्वेश्चन है उसको रिपीट मत करो। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। इसी के साथ जो हमारा आज का सेशन है इसको हम कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको डेफिनेटली लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। देखिए केवल यही चीज़ें जो हम आपसे चाह रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इससे जुड़ सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।